हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी इससे पहले की वीडियो जो आपको उपलब्ध हुई होगी उसमें हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जीएस मेंस पेपर 3 मुख्य परीक्षा के पेपर 3 की बात की है ना। तो जो मेंस के पेपर है इसमें 1, 2, 3 इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ओवरऑल सिलेबस की कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, डिटेल्ड उसके टॉपिक्स की चर्चा मैंने की है, उनका आपस में क्या संबंध है आप सबने वो देख लिया होगा। अभी पेपर 4 की हम लोग बात करने वाले हैं कि पेपर 4 के अंतर्गत क्या क्या आता है ना। पेपर 4 में अच्छी बात क्या है, हम उस पर आए उससे पहले कि एक तो इस पेपर में मूल विषय जो है वो एक ही है। क्या जो मूल सब्जेक्ट है वो एक ही सब्जेक्ट है, उसको हम लोग कॉमनली एथिक्स बोलते हैं, नीति शास्त्र बोलते हैं। हालांकि यहां पर शब्द 3 प्रयोग किए गए हैं, तीनों की अपनी अपनी महत्ता है, इंपॉर्टेंस है ना। लेकिन ओवरऑल सब्जेक्ट क्या है, एथिक्स, नीति शास्त्र। साथ में 2 वर्ड जुड़ जाते हैं, एक इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, कुछ हद तक ईमानदारी जैसा। एकदम ये ईमानदारी ऑनेस्टी है ऐसा नहीं है, वरना यहां पर वो ऑनेस्टी लिखता है ना। सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति निष्ठा, डिटेलिंग उसकी बाद में होगी। और तीसरा है एप्टीट्यूड, आपकी अभिरुचि, जो कैंडिडेट है उस एक्चुअल में अंदर से सोचता कैसा है इन चीजों को लेकर के। तो एक बात तो क्या होगा, सब्जेक्ट एक ही है। दूसरी बात क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर स्टार्टिंग में लिखा है ये जो पूरा पेपर है 2 पार्ट्स में होगा। ठीक है, 2 पार्ट्स में होगा, यानी कि 250 मार्क्स का पेपर है, 125 नंबर का उसमें अलग अलग प्रश्न होंगे, आपको उसके उत्तर लिखने होंगे इन विषयों से जुड़े हुए, इन टॉपिक से जुड़े हुए। शेष 125 नंबर में केस स्टडीज होंगी। केस स्टडी होगी, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर मेंशन किया हुआ है केस स्टडी अप्रोच, यानी कि कोई भी आपको स्थिति दे दी जाएगी कि यदि आप कहीं पर किसी जिले के मान लीजिए डीएम हैं, या आप इस पद पर हैं, आप सरकारी सेवा में इस पद पर हैं, और वहां पर कोई ऐसा इवेंट इंसिडेंट होता है, कोई मुद्दा ध्यान में आता है जहां पर निर्णय आपको करना है, आप कैसे संभालेंगे उस विषय को, या आपका निर्णय क्या होगा, या आपका फैसला क्या होगा। यानी एक कोई केस दे दिया, आपको फिर वहां पर उस सेवा के हिसाब से उसका उत्तर देना है। ठीक है, ध्यान में आ गया। तो एक ही सब्जेक्ट है, 2 भाग हैं उसके। पहले में आपके नॉलेज की टेस्टिंग की जाएगी उत्तर लेखन के माध्यम से, दूसरे में आपकी अभिरुचि यानी कि आपके एप्टीट्यूड को चेक किया जाएगा आपके निर्णयों के माध्यम से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस एक बड़ी बात क्या है, बहुत रुचिकर विषय है ये। रुचिकर विषय इसलिए है कि यह आपके ओवरऑल सभी विषयों से जुड़ा हुआ है। आपने इतिहास पढ़ा, आपने भूगोल पढ़ा, आपने पर्यावरण पढ़ा, आपने सुरक्षा के विषय पढ़े, आपने इकोनॉमी पढ़ी, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ी, आपने अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, उस सब का निचोड़ या उस सब में जो ज्ञान आपको, जानकारी आपको प्राप्त हुई है, उसका अलग अलग जगह यहां पर उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार इसमें कुछ चीजें जो आप पढ़ेंगे उसका उपयोग आप अन्य विषयों के अंदर कर सकते हैं। जो सोशल इश्यूज के सब विषय थे पेपर 1 में, सोशल जस्टिस के विषय थे पेपर 1, पेपर 2, है ना, उसका यूज यहां पर हो सकता है। इसी प्रकार एस्से में, निबंध के अंदर जो आप यहां पर अलग अलग फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे, दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे, उनका लाभ वहां पर मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो पेपर है अपने आप में बहुत ही रुचिकर विषय है, सभी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। सब जो ओवरऑल तैयारी में आप पढ़ेंगे उसका लाभ आपको यहां मिलने वाला है, और यहां जो आप पढ़ेंगे उसका बेनिफिट आप बाकी जगहों पर भी समझने में ले सकते हैं। एक बात। दूसरी बात कि ये जो विषय है ये थोड़ा सा व्यक्ति अंदर से क्या सोचता है उसको पकड़ने के लिए है। कोई गारंटी नहीं उसको पकड़ ही लेगा वो। ऐसे उदाहरण भी आते ही है कि कोई व्यक्ति उसमें बहुत अच्छे नंबर लिए एथिक्स के अंदर, लेकिन उसके बावजूद करप्शन करता पकड़ा गया आईएएस बनने के बाद, है ना। तो वो एक अपवाद ऐसे रहते ही हैं। ठीक है, लेकिन इन जनरल ये व्यक्तित्व को परखने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, इसमें आप स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी पकड़ है आंसर राइटिंग के ऊपर तो ये पेपर बहुत अच्छे नंबर दे सकता है, क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। बाकी पेपर्स में आपको 250 नंबर के लिए 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल 250 नंबर के लिए आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अगर आपने अच्छी कमांड की,
पूरे मन से, मनोयोग से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की, आंसर राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो आप इससे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और पेपर 1, 2, 3 में कहीं कोई कसर रह गई है, उसका भरपाई यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यानी कि नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। अब जो बेसिक एथिक्स के बारे में नियम कानून है, चीजें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, उसका क्या संबंध है ह्यूमन से, मानव से, उसकी चर्चा यहां पर की गई है। ठीक है ना, मानवीय सहसंबंध, ह्यूमन इंटरफेस, इसमें कई चीजें आएंगी, जैसे जो हमारी एक्टिविटीज हैं, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या क्या है, कैसे इफेक्ट कर रहा है उसको। निर्धारक और परिणाम, यानी कि डायमेंशन, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस, हम लोग एथिक्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि कोई व्यक्ति नैतिक होगा या नहीं होगा, है ना, और उसका क्या परिणाम होगा, उस सब की चर्चा यहां पर आने वाली है। इसी प्रकार यहां पर हमने इन जनरल ह्यूमन यानी मानव की बात की है, मानवीय क्रियाकलापों की बात की, एक्टिविटीज की बात की है। आगे फिर क्या आ जा रहा है, सेकेंड स्टेप, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। ये इंडिविजुअल हो गया है, व्यक्तिगत हो गया है, यहां पर अब 1 से 2 की बात होगी। आपके रिलेशंस पर्सनल भी हैं और आप किसी सार्वजनिक पद पर हैं, है ना, ऐसी पोस्ट जहां पर आपके हाथ में नियम कानून है। ठीक है, तो उसमें नीति शास्त्र। और फिर तीसरा इसका जो पार्ट आ गया कि ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य हैं क्या क्या, है ना। जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, चाहे वो सत्यनिष्ठा हो, झूठ ना बोलना, ऐसे तमाम अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग समय कालखंड के अंदर भी कुछ वैल्यूज रहते हैं और कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। ठीक है, जो सब जगह, सब धर्मों के अंदर, सब देशों के अंदर, सब संस्कृतियों, कल्चर्स के अंदर फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ ह्यूमन वैल्यूज कौन सी हैं, इसलिए ह्यूमन लिखा गया है यहाँ पर, इंडियन वैल्यूज नहीं लिखा गया है, एशियन वैल्यूज नहीं लिखा गया है, किसी एक देश का, किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का नहीं। एक मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते मूल्य, आपके जीवन मूल्य क्या होने चाहिए। तो फिर उससे संबंध में आगे यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख लोग रहे हैं, है ना, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, प्रमुख व्यक्तित्व, रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रशासक। 3 नेता, सुधारक और प्रशासक, उनके जीवन से कुछ शिक्षा हमको मिलती है क्या मानवीय मूल्य के बारे में, ये यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो मूल्यों को समझना, उनसे शिक्षा। और फिर अगला स्टेप आ गया, इन मूल्यों के विकास में, इनको विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका है। सबसे पहली शिक्षा हमें किससे मिलती है, हमारे माता पिता से, हमारी परिवार से, शुरुआत वहां से। फिर समाज की क्या भूमिका है, परिवार से बाहर निकलती हमारे क्या रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, समाज के लोग, वो मिलते हैं। और फिर इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं स्कूल कॉलेज की तरफ। तो परिवार की, समाज की और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेज, इन सब की हमारे मानवीय मूल्यों के निर्माण में क्या भूमिका है, विकसित करने में, उसकी चर्चा की जाएगी। ये पहला विषय हो गया कि एथिक्स जो है उसका मानव से क्या संबंध है। इसमें 3 स्टेज पे हमने चर्चा की है, इंडिविजुअल, पब्लिक और पर्सनल रिलेशनशिप की बात आई है, फिर प्रमुख वैल्यूज कौन सी हैं और इन तीनों की भूमिका। ये एक टॉपिक हो गया, ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट का पहला टॉपिक था। दूसरा क्या है, अभिवृत्ति, एटीट्यूड। कई बार क्या होता है कि एटीट्यूड को लेकर के भ्रम रहता है, कहते हैं ना हमेशा एटीट्यूड में रहता है, तो वो उसकी सही परिभाषा नहीं हुई है। ठीक है, एटीट्यूड बेसिकली क्या हो गया है, आपका जो मूल व्यक्तित्व है ना, उसमें जो कुछ प्रमुख गुण हैं, उसका जो सार तत्व है, द एसेंस ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, दैट इज हिज और हर एटीट्यूड, वो उसका एटीट्यूड, उसकी अभिवृत्ति है। ठीक है, तो यहां पर एटीट्यूड में कुछ चीजें उसमें उस डिटेलिंग में कर रखी हैं। नंबर 1 कंटेंट, सारांश होता क्या है, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कैसे कार्य करता है, उसका प्रभाव क्या रहता है ना, हमारे विचारों पर, हमारे आचरण में, बिहेवियर में। फिर आगे क्या देखते हैं, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। एक तो सामान्य एटीट्यूड हो गया,
एक फिर नैतिकता के प्रमुख अभिवृत्तियां कौन सी हैं, आप राजनीति में है वहां पर कौन सी प्रमुख अभिवृत्तियां हैं, ठीक है, और उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, और इन जनरल उसको लेकर की धारणा कैसी बनी हुई है, परसेप्शन या परसुएशन कैसा बना हुआ है, ठीक है। गांधी जी एक बात कहते थे कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज अ क्राइम, वो पाप है अपने आप में, सिन, यानी कि राजनीति बिना सिद्धांतों के पाप है। तो ऐसे ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कुछ अभिवृत्तियां, कुछ मूल्य होते हैं, उसकी चर्चा डिटेलिंग में यहां पर आती है। तो सबसे पहले एथिक्स हो गया है, एटीट्यूड हो गया, अब तीसरा लेवल आ गया। आप सिविल सर्विसेज में चले गए हैं, आप सरकारी अफसर बन गए, सिविल सर्वेंट बन गए हैं, सिविल सेवक बन गए हैं, उसके लिए क्या अभिरुचि होनी चाहिए, ये तो सामान्य बात हो गई है ना, लेकिन एक सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, और बेसिक वैल्यूज कौन कौन सी उसके अंदर होनी चाहिए, है ना, फाउंडेशनल वैल्यूज और सिविल सर्विसेज। क्योंकि आप सरकारी पद पर हैं, आपका एक निर्णय, आपकी अभिवृत्ति, आपकी सोच, वो हजारों लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली है, सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से। आपने एक अच्छी योजना बनाई, उसके लिए बजट तय किया, उसका अच्छा क्रियान्वयन के बारे में सोचा, पूरे तन मन से आपने अच्छी मेहनत की, सही उपयोग किया बजट का, उसका लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। उल्टा ठीक आपने किया, लाखों लोगों को उसका जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा, सरकारी पैसा दुरुपयोग हो गया, बेकार चला गया। शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी चीजों में ये हो सकता है, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट की चर्चा यहां पर आई। तो कौन कौन से बुनियादी मूल्य हैं, सबसे पहला आया इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। क्या होता है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो टॉपिक है अपने में पढ़ाने के लिए, ठीक है। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। दूसरा है इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप, यानी कि भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी वाला आपका बिहेवियर। एक तो हो गया भेदभाव रहित, भेदभाव नहीं करता हूं मैं, मेरे सामने कौन है, अगर वो एलिजिबल है तो है, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, इस जाति का हो, उस जाति का हो, उस वर्ग का हो, XYZ। और दूसरा गैर तरफदारी, किसी एक की तरफ खड़े नहीं होना। दोनों में बहुत अंतर है, क्या अंतर है ये आप पेपर में डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया निष्पक्षता। अब आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो टर्म मिलते जुलते हैं लगभग लगभग, नहीं, इनमें फर्क होता है। ऑब्जेक्टिविटी में जब जाएंगे तो इनमें अंतर देखने को मिलता है हमको, इसीलिए अलग अलग यहां पर लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, सार्वजनिक सेवा के लिए आपका समर्पण कितना है, 9 से 5 की ड्यूटी बजानी है, ये मन में भाव है, या मैं जिस पद पर बैठा हूं वो उस ब्लॉक, जिले, स्टेट के लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, ये मेरे मन में भाव है। तो तुरंत आपका क्या है, अप्रोच आपकी बदल जाएगी, सोचने की दृष्टि आपकी बदल जाएगी, ठीक है। अगला हो गया कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, है ना, कहां गया, हाँ, सहानुभूति, सहिष्णुता और संवेदना, यानी कि इम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। अभी हमने ऊपर बात की भेदभाव रहित, नॉन पार्टिजनशिप, निष्पक्षता, और यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसके लिए कुछ हमारे व्यक्तित्व में अलग चाहिए, है ना। क्यों, ऑलरेडी वो बाकी सबसे पीछे है, बाकी सबसे कमजोर है, तो उसको अतिरिक्त मदद की, अतिरिक्त उसके प्रति करुणा की आवश्यकता है। इंपैथी शब्द यहां पर प्रयोग किया है, सहानुभूति, उसके प्रति टॉलरेट होना, सहिष्णुता, ठीक है। तो निष्पक्षता के साथ साथ अगर कोई कमजोर वर्ग है उसके प्रति अतिरिक्त मन में संवेदना होना, क्या ये भेदभाव हो गया, क्या ये पक्षपात करना हो गया, नहीं हो गया। इस बात को समझना है हमको। कई बार रिजर्वेशन को लेकर के बोल देते हैं लोग ये भी तो भेदभाव का तरीका है, नहीं भाई, भेदभाव नहीं है ये। एक व्यक्ति आगे खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति उससे 10 कदम पीछे है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि जब दोनों एक ही स्थान पर खड़े हों तब हम उन दोनों को समान रूप से मानेंगे, है ना। और ये सोशली, इकोनॉमिकली, सब एंगल से होता जा सकता है, वो अपने आप में एक बहस है अलग, ठीक है। तो यहां पर ये 3 टॉपिक हमारे हो गए हैं एथिक्स की। आगे बढ़ेंगे तो क्या ध्यान में आता है कि अभी हमने एथिक्स की बात की इंडिविजुअल लेवल पे, उसके वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज की बात की, और सिविल सर्वेंट के लिए एथिक्स की बात की है।
आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पर्सनालिटी के अंदर और डीप में जाने का प्रयास हो रहा है। यूपीएससी ऐसा कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है वो? इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ। हम आईक्यू की बात सभी करते हैं, है ना, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट की बात, लेकिन भावनात्मक रूप से आप कितने समझदार हैं उसकी बात यहां पर की जा रही है। उसको लेकर के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, शासन व्यवस्था में उसका क्या उपयोग हो सकता है, क्या प्रयोग हो सकता है, सबकी चर्चा की जाएगी, है ना। इमोशनली आप कितने प्रबुद्ध हैं, कितने मजबूत हैं, इसकी बात आएगी यहाँ पर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई व्यक्ति छोटी सी बात पर रो जाता तो वो इमोशनली कमजोर है, नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। डिटेलिंग बाद में होगी। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट है। इसका मल्टीपर्पज उपयोग है ना, बहुत जगह आप यूज कर सकते हैं। यानी कि दुनिया भर में जो प्रमुख ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने मॉरल थिंकिंग पर काम किया है या जो फिलोसफर्स रहे हैं, उनकी चर्चा करना। भारत में चाहे वो गांधी रहे हों, चाहे वो बुद्ध रहे हों, जैन रहे हों, और इस प्रकार के नाम बहुत सारे बाद में आएंगे। इसी प्रकार जब हम बात भारत के बाहर की बात करेंगे तो हमको अनेक नाम सुनने को मिलता है, फ्रॉइड, टॉल्स्टॉय वगैरह वगैरह। उन सब के बारे में पढ़ना, उनका विचार क्या था, क्या योगदान उन्होंने दिया है, उसको पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर से एक स्टेप नीचे उतरेंगे हम लोग। लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र। अभी हमने बात की थी इससे पहले एथिक्स की, फिर हमने बात की सिविल सर्वेंट के कुछ मूल्यों की। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में जो सिविल सेवा मूल्य है और एथिक्स है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आएगा? स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, सिविल सेवक जो है उनमें नीति शास्त्र है कि नहीं है, उनके अपने मूल्य है कि नहीं है, प्रशासन का भाग बना है कि नहीं बना है। इंडिविजुअली में बहुत ईमानदार हूं जी, कुर्सी पर बैठते मामला बदल जाता है मेरा, है ना, फर्क आ गया, ठीक है। तो वर्तमान स्थिति क्या है, क्या क्या समस्याएं आती हैं जब अप्लाई करते हैं हम उसको। ठीक इसी प्रकार से सरकारी और निजी संस्थान जो है वहां पर एथिक्स से जुड़ी हुई चिंताएं अक्सर सुनने को मिलता है। कोई मोलेस्टेशन हो गया है किसी बड़ी कंपनी के अंदर भी, बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ने भी छोटे व्यक्ति से अलग अलग चीजों को लेकर के भी वो भेदभाव, अत्याचार, कुछ गलत कह देना, होता है ऐसा। इसका मतलब उसके अंदर नीति शास्त्र की समझ नहीं है, या कमी है, या डेवलप करने का प्रयास नहीं किया गया। ये सरकारी संस्थाओं में भी हो सकता है। इसी प्रकार कुछ प्रॉब्लम्स भी, दुविधाएं भी आती हैं। दो मुद्दे हैं सामने, है ना, मान लीजिए महिला पुरुष का विषय है। अब यहाँ पर अक्सर लोग दुविधा में हो जाते हैं। कोई केस आया है महिला पुरुष, उस केस में दो आरोपी से आरोपी हैं, जो भी विषय हो सकता है, उनमें से कोई मेरा मित्र है। अब या कोई मेरा मित्र नहीं भी है, उसके बावजूद उस पुरुष के प्रति मेरे मन में संवेदना है, या उस महिला के प्रति मेरे मन में संवेदना है, या मुझे पता है कि वो जो व्यक्ति है वो मेरे ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसके पर्सनैलिटी में एक कमी थी, उसने उस महिला के साथ कुछ गलत हरकत की। तो ऐसी अलग अलग चीजें यहाँ पर आती हैं दुविधाओं में, ठीक है, डिलेमाज, ठीक है, ये गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। फिर इससे संबंधित जो लॉज हैं, नियम हैं, कानून हैं, रूल्स हैं, नियामक हैं, उस सब की बात की जाएगी। आगे फिर बड़ी बात आ गई यहाँ पर कंसाइंस, अंतरात्मा। ये जो नियम कानून है ये सब तो एक लिमिट तक काम कर रहे होते हैं। बहुत सारी जगहों पर आपको कोई नहीं देख रहा है, हो सकता है नियमता आपने गलत नहीं किया हो, आपकी अंतरात्मा उस विषय पर क्या कहती है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही या उत्तरदायित्व, नैतिक शासन, ये इसके अलग अलग, यानी कि ओवरऑल लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स, उससे जुड़े इश्यूज, उनकी चर्चा, उससे जुड़े हुए नियम कानून, डिलेमा, इसकी बात की जाएगी। उसको बढ़ाने के लिए प्रयास, है ना, कैसे उसको हम एम्पावर कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग, इसकी चर्चा की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या स्थान होता है इस सब का, ठीक है। कॉर्पोरेट एक बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम में, वहां पर इस सब की चर्चा यहां पर की जाने वाली है, ठीक है। अब यहां पर अगला शब्द आया है ईमानदारी का, और उसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया है, प्रॉबिटी, ठीक है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, तो सत्यनिष्ठा अलग चीज है, ईमानदारी अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। बेसिक डिफरेंस में अगर बताऊं तो ईमानदारी में क्या आ गया, ये काम 10 रुपए का करना था, आपने क्या नाम है 2 रुपए चुरा लिया, 8 रुपए का काम करके 10 का बता दिया। ये एक सहज सिंपल भाषा में ये हो गई आपकी ईमानदारी। सत्यनिष्ठा क्या कहलाएगी, ये काम 10 रुपए में कोई और कर रहा है,
लेकिन यही काम कोई बी व्यक्ति है जो 9 रुपए के अंदर भी अच्छे तरीके से कर सकता है, ये सड़क बना सकता है। अब मेरी सत्यनिष्ठा क्या होगी कि मैं सरकार का पैसा सही उपयोग करते हुए 9 रुपए के अंदर उस काम को उसी गुणवत्ता में कराऊं, ये सत्यनिष्ठा है। दूसरा क्या सोच सकता है, अरे मेरे जेब से क्या जा रहा है, सरकार ने पैसे दिए हुए खर्च करो, तुम 10 के लो 11 लो, लाओ हमको भी दे दो, है ना। तो ये अंतर आएगा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी में। डिटेलिंग आप लोग बाद में करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार फिर लोक सेवा एक्चुअल में है क्या, उसका फिलोसफिक यानी कि शासन व्यवस्था जो है उसमें ईमानदारी उसकी फिलोसफिक बेस क्या है। सरकार में सूचना का आदान प्रदान, ये अपने आप में सब विषय हैं। पारदर्शिता, राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सिटीजन चार्टर, कोड ऑफ कंडक्ट, वर्क कल्चर, सब चीजें इसमें आ जाती है, करप्शन वगैरह से जुड़े, ठीक है। तो यानी कि हम जब प्रशासन के अंदर हैं तो वहां पर जो अलग अलग विषय एथिक्स से, ईमानदारी से, पारदर्शिता से जुड़े हुए हैं वो सब आएंगे। और उसको ठीक रखने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हमने की हैं। इसको इस नागरिक घोषणा पत्र बोला अभी मैंने, सिटीजन चार्टर, यानी कि कुछ बेसिक अधिकार हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, लोग हमसे सवाल पूछ सकते हैं, तो अपने आप ही हमारे ऊपर एक सहज रूप से डर रहता है, नहीं कुछ गलत नहीं करना है, क्यों लोग पूछेंगे, है ना। व्यवस्थाएं बनाई है उसको अप्लाई करने के लिए, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पर 2 विषय लास्ट में और भी हैं, एक जो पब्लिक फंड है, सरकारी धन है उसका उपयोग, और दूसरा करप्शन जो बड़ा विषय रहता है। और सबसे लास्ट में फिर जो मैंने बताया था कि पेपर का दूसरा भाग होता है केस स्टडीज, यानी कि ऊपर के जो 7 टॉपिक हैं उनसे जुड़े हुए अलग अलग केस स्टडीज, ठीक है। तो ये विषय बहुत विस्तृत विषय है। अब मैं डिटेलिंग में बहुत नहीं गया हूं क्योंकि अपने आप में सब्जेक्ट के अंदर हमको डिटेलिंग में जाना होता है, लेकिन इस विषय की महत्ता बहुत है। आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला विषय है, आपको अंदर बाहर से संवारने वाला विषय है। एक बात एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बहुत अच्छा आप नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। इस विषय का लाभ आपको एसए में, सोशल इश्यूज में, अलग अलग जगहों पर मिलता है। और पॉलिटी आदि में पढ़े गए अलग अलग नियमों कानूनों का लाभ आप यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पेपर 4 की चर्चा की है। इसके बाद अगले वीडियो के अंदर कुछ स्टडी मटेरियल हो गया, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस, इस सब ऐसे 4-5 और जो विषय आप सबसे चर्चा हुई थी उसको लेकर के हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इसके संबंध में कोई और आपके मन में विशेष डाउट आएगा, वैसे तो जब क्लासेस चलती हैं इसकी तो फैकल्टी आपको डिटेलिंग करते हैं, हम डिटेलिंग करेंगे ही, लेकिन उसके बावजूद भी कोई डाउट मन में ऐसा अगर आता है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम के माध्यम से हमको डाउट पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे, थैंक यू, धन्यवाद।